प्रचंड बोल मस्तकों के झुंड, आज चक्र की घड़ी की तुम गुहार दो। मित्रों नमस्कार, मैं क्रांति पांडे आप सभी के मध्य पुनः उपस्थित हूँ आरंभ अनुष्ठान के इस नवीन एपिसोड में। मित्रों, इस विंध्य क्षेत्र की सुपरहिट जोड़ी संगीत के क्षेत्र में जो जानी जाती है, तो दूसरे क्रम में हम आज उपस्थित हैं आदरणीय हरिशरण श्रीवास्तव जी के मध्य, और जानना चाहेंगे कि आपका संगीत से कैसे रुझान हुआ, आपका जो जन्म स्थान है वो क्या है, आपकी शिक्षा दीक्षा कहाँ होती है और आपके जीवन के अनुभव। तो मैं स्वागत करती हूँ आपका आरंभ अनुष्ठान में। और सर्वप्रथम मेरा यही प्रश्न है कि आपकी शिक्षा दीक्षा कहाँ से होती है, आपका जन्म कहाँ होता है? सबसे पहले आरंभ अनुष्ठान के सभी दर्शकों को मेरा नमस्कार और बहुत बहुत धन्यवाद जी, आपको कि आपने हमें इस लायक समझा जी। अब रही बात शिक्षा दीक्षा की, तो हम दोनों की ही शिक्षा, क्योंकि मैं और रघुवीर साथ में ही हम लोग बनारस में हम लोगों ने शिक्षा दीक्षा ली, बचपन से ही साथ में पढ़े। अच्छा, साथ में ही आपका? जी जी, हम लोगों ने दोनों ने साथ में ही बनारस में पढ़ाई की जी। 12वीं तक मैं साथ में था, उसके बाद ये ग्रेजुएशन करने के लिए BHU चले गए और मुझे मेरा किसी कारण से BHU में एडमिशन नहीं हो पाया, कुछ प्रॉब्लम थी, तो मैं फिर 2-3 साल मैं दिल्ली में रहा। अच्छा, बस वहीं से थोड़ा सा रास्ता लोगा, बाकी हम लोग साथ में ही थे, बचपन से साथ में थे और अभी भी साथ में जी जी जी, साथ में ही नहाना खाना जी, बिल्कुल। ये जोड़ी काफी प्रसिद्ध है। अच्छा, ये समझ में नहीं आता कि बड़े आप हैं या रघुवीर दादा बड़े हैं, ये कई बार कंफ्यूजिंग हो जाता है। लोग कहते हैं कि नहीं, बड़े तो रघुवीर दादा लगते हैं, आप कैसे? देखिए, सिंगर बड़ा होता तो लगता नहीं, वो है भी, उसमें कोई बड़ी बात नहीं है, लेकिन वैसे रियलिटी में मैं ही बड़ा हूँ। अच्छा। तो मुझमें और रघुवीर में 1 साल का अंतर है। अच्छा, 1 वर्ष। तो मैं बड़ा हूँ और छोटा है जी। आपका तबले पर ही इंटरेस्ट शुरू से था कि आप गाते भी थे? नहीं, देखिए, बचपन से मेरा शौक तो म्यूजिक सुनने का था। मैं शुरू से मतलब मैं जब बहुत छोटा था जी, तो मेरा रिदम में ज्यादा इंटरेस्ट था, क्योंकि लोगों का ये मानना था कि हम दोनों लोग सिंगिंग पे ही कुछ बढ़िया करें। हाँ। तो शुरू में मैं मतलब 2-4 साल का जब था तो साथ में हम दोनों गाया करते थे। हमारी मम्मी स्कूल में एक प्रिंसिपल थी, चित्रगुप्त विद्यालय है रीवा तरहटी में। अच्छा। तो वहाँ पे प्रिंसिपल थी, तो उनको जो भी सांस्कृतिक विभाग का कार्य मिलता था, तो हम लोगों को वो मतलब गाने के लिए लोग स्कूल में कहते थे कि आप दोनों गाओ। तो मैं मजबूरी में गाता तो था, लेकिन मेरा इंटरेस्ट तबले में रहता था। अच्छा। तो मुझे ये लगता था कि मुझे जितने जल्दी हो सके मैं कुछ रिदम पे ही बढ़िया करूं। तो खाली टाइम में जब मैं गाने से बच जाता था, मतलब जब मैं डुएट गाने से बच जाता था, तो फिर उसके बाद घर में जैसे गाना चल रहा है, कोई म्यूजिक चल रहा है, तो मैं रिदम बजाने का प्रयास करता था, टेबल पे या कहीं पे जो भी मुझे मिल जाता था मैं उसको बजाने लगता था। क्या तो ऐसे फिर इंटरेस्ट पैदा हुआ, तो फिर नाना जी ने मुझे एक छोटा सा तबला खरीद के ला के दिया। वहां से मेरी रिदम की यात्रा जो है शुरू हुई। अच्छा, नाना जी का काफी सहयोग रहा? जी बिल्कुल, बचपन से। तो रिदम में आप मुख्य रूप से कौन सी विधा अधिक पसंद करते हैं, या फिर कौन सा ऐसा ताल है जिस पर आप सबसे ज्यादा मतलब आपको अच्छा लगता है? देखिए, क्या है कि जब हम लोग बनारस गए, जब हम लोगों ने इसकी बेसिक शिक्षा ली, वैसे तो नेचुरली सभी गाते बजाते हैं, उस तरीके से हम लोग भी गा बजा रहे थे जी। लेकिन जब हम लोग वहां गए तो रघुवीर ने अपना सॉन्ग का जो है सिलेक्शन कर लिया, और मैंने रिदम को जानने की कोशिश की कि रिदम को क्या मतलब क्या उसकी बारीकियां होती हैं। तो फिर हम लोगों ने अलग अलग कोर्स किया। तो रिदम में क्या है कि तबले में मैंने सबसे पहले शुरुआत की, जब बहुत सारी तालें सीखी, प्रैक्टिस की जी। और प्रयाग संगीत समिति से 6 साल का डिप्लोमा कोर्स होता है वो किया। और रिदम में क्या होता है कि देखिए, एक होता है स्वतंत्र तबला वादन, जिसे सोलो बोलते हैं, जो आप अपनी पसंद के हिसाब से कोई भी ताल बजाते हैं, बड़े बड़े कंसर्ट में ये बजाया जाता है जी। और एक होता है संगत। तो अब क्योंकि घर में गाने बजाने का माहौल था, तो मुझे संगत करना ज्यादा पसंद था। अच्छा। तो जैसे ये रघुवीर गाते थे घर में भी, स्कूल में भी, तो मैं संगत करता रहता, चाहे वो मुझसे बने या ना बने, मतलब शुरू से ही आदत थी कि कुछ ना कुछ बजाते रहो। अच्छा, एकल वादन के प्रति आपका उतना रुझान इसलिए भी नहीं था क्योंकि शुरू से संगत गाने का माहौल था। तो एकल वादन करने के लिए स्वतंत्र रूप से प्रैक्टिस करनी पड़ती थी, या उसका एक माहौल नहीं था। तो मैं एकल वादन में उतनी मेहनत तो नहीं कर पाया, केवल एग्जाम में ही मैंने एकल वादन किया है।
उसके अलावा मुझे ध्यान है, शायद मैंने किसी कंपटीशन में भी एक बार एकल वादन किया है शायद। ज्यादातर मैंने कौन सा कंपटीशन? कोई था लखनऊ में कि कहीं पे था, यूपी में ही। उस समय मैं जूनियर में किसी क्लास में था, 10th में था या ऐसे कुछ था। तो वहाँ पहली बार मैंने सिंगल बजाया और उसके बाद तो मैं मतलब ज्यादातर मैं संगत ही करता रहा। जी, मेरे क्षेत्र में तो कोई भी कार्यक्रम हो सबसे पहले प्राथमिकता आपको ही दी जाती है। नहीं, ये सब आप सबका आशीर्वाद। नहीं, ये तो यथार्थ है। और इसके अलावा आप जैसे जब तबला आप बजाते थे तो पहले आप गाने सुनते थे या फिर अपने से ही उसको प्रयास करते थे? कैसे, मतलब रिदम के प्रति आप कैसे अपना जुड़ाव शुरू से? रिदम के प्रति देखिए, किसी भी क्षेत्र की कई विधाएं, 2-3 विधाएं तो होती हैं, चाहे वो आप साहित्य में बात करें, संगीत में बात करें। तो अगर मैं संगीत की बात करूं तो तबले में भी 2 विधाएं, क्लासिकल और एक लाइट म्यूजिक। तो अब क्लासिकल तो एक बहुत साधना का विषय है, वो सभी करते हैं जी। तो उसके बारे में तो बहुत ज्यादा चर्चा करना तो मैं थोड़ी सी अपनी ज्यादा नहीं बोल पाऊंगा, क्योंकि वो बहुत एक बड़ा डीप विषय है। उस पर जितना हम जाएंगे तो वो बहुत बड़ा होता जाएगा। तो लाइट म्यूजिक में क्या है कि शुरू से गाने सुनने का शौक था। अच्छा, आपको? तो हाँ, फिल्मी गाने जैसे चल रहे हैं तो मुझे ये दिमाग में रहता था कि वहां पे क्या रिदम बजा, तो दिमाग में वो पैटर्न सेट हो जाता था कि यार ये भले मुझे वो बीट का नॉलेज नहीं था, ये कहरवा होता है कि दादरा होता है, लेकिन वो रिदम बजता था कि कहाँ पे कट रुकना है, कहाँ पे क्या करना है। अच्छा। तो वो दिमाग में चलता था। जैसे अगर कोई पुराना कोई फिल्मी गाना चल रहा है तो मुझे दिमाग में रिदम आ जाता था कि उसमें ऐसा गाना बज रहा है तो इसमें ऐसा ही बजेगा। अच्छा। फिर जब मैंने उसको पढ़ना शुरू किया तब समझ में आया कि ये कहरवा होता है, ये दादरा होता है, उसके अलग अलग पैटर्न होते हैं। तो लाइट म्यूजिक में शुरू से रुझान था, इसलिए मैंने लाइट म्यूजिक में कोशिश की कि कुछ बेहतर कर सकूं। वही निरंतर अभी भी छोटा सा प्रयास ही चल रहा है। बाकी तो अभी बहुत अच्छे लोग हैं विंध्य क्षेत्र में भी और जगह पे भी जो बहुत अच्छा कर रहे हैं। मैं तो सिर्फ एक छोटा सा प्रयास, मेरा ये प्रयास रहता है कि मैं सिंगर को संतुष्ट कर पाऊं कि आप मेरे तबले से संतुष्ट हैं और आप जी भर के गा लो। बिल्कुल, मेरा ये प्रयास रहता है। मेरा ये नहीं रहता कि मैं बैठ गया हूं तो फिर मैं दिखूं। मेरा ये हमेशा से ये मोटिव रहा है कि मैं किसी भी सिंगर को अपने तबले से संतुष्ट कर सकूं, वो फ्री होके गा सके। यही मेरा एक छोटा सा प्रयास है। अच्छा, तो आपने रिदम की शिक्षा किसी से ली थी? हाँ, मैंने बनारस में जब एडमिशन लिया तो मेरे गुरु आदरणीय विश्वजीत चटर्जी सर थे। अच्छा। उन्होंने मुझे सिखाया। फिर आनंद मिश्रा जी थे, उनके भी सानिध्य में मुझे तबला सीखने का मौका मिला। जी। तो आप क्या कहना चाहेंगे जो नवीन भी जो सीख रहे हैं बच्चे, या फिर आपके जो स्टूडेंट हैं, आपके यहाँ कई बच्चे सीखते भी हैं, तो उनको क्या कहना चाहेंगे आप इस इंटरव्यू के माध्यम से? देखिए, इस इंटरव्यू के माध्यम से मैं यही कहना चाहूंगा कि संगीत एक साधना है। आजकल हर कोई शॉर्टकट अपना रहा, कॉपी पेस्ट। बिल्कुल, है ना। तो आपको कॉपी पेस्ट छोड़ना होगा और मेहनत करनी होगी। आपको सफलता कब मिलेगी ये आप खुद भी नहीं जानते। बिल्कुल, क्योंकि हो सकता है कि जब आपको सफलता मिले तब आपका समय अंतिम हो। बिल्कुल, या आपके जाने के बाद भी आपको लोग पहचाने। बिल्कुल। तो कभी भी आप इस चक्कर में ना रहें कि मैं 2-4 दिन में स्टार बन जाऊंगा या मेरे फॉलोवर्स अच्छे हो जाएंगे, मैं 2-4 मिलियन बिलियन में कमा लूंगा। इसके लिए आप इसका प्रयास ना करें। आप जितनी तपस्या कर सकते हैं, अगर आप साहित्य या संगीत से जुड़ रहे हैं तो ये एक नेचुरल विधा है और इसकी आपको साधना ही करनी पड़ेगी। बिल्कुल, बिना तपस्या के तो भगवान भी नहीं मिलते। बिल्कुल, तपस्या करनी पड़ेगी। कब भगवान खुश हो जाएंगे ये ना आप जानते हैं ना हम जानते, क्योंकि आज भी हम यही कर रहे हैं। बिल्कुल, ये बहुत बड़ी बात है। हाँ, तो बहुत बड़ी बात है। हमारे मध्य उपस्थित हैं आदरणीय श्रीमती प्रभा जी, जो हमारे विंध्य क्षेत्र के जाने माने संगीतकार आदरणीय रघुवीर श्रीवास्तव जी और श्री हरिशरण श्रीवास्तव जी की माता जी हैं। स्वागत करती हूँ आपके आरंभ अनुष्ठान में। आपको भी हमारी तरफ से बहुत बहुत धन्यवाद जी। जब संगीत की बात आती है, मुख्य रूप से विंध्य क्षेत्र की अगर बात करें, तो ये 2 चेहरे, ये 2 नाम काफी प्रसिद्ध हैं जो आपके पुत्र हैं। और ये जानने की इच्छा होती है अनायास ही कि जब आपने इनको जन्म दिया तो उस समय आपके मन में भाव कैसे आया? आपने कैसे जाना कि इन्हें मतलब दिखाई नहीं देता और कैसे इनका लालन पालन करना चाहिए? ये अनायास ही प्रश्न आता है। अब क्या बताएं, आप तो बहुत पिछली जिंदगी में ले गई हमको। जी।
जो एक बहुत ही दुख की घड़ी ही कहना चाहिए वो। पहले तो हमको आभास नहीं हुआ, सबसे पहले हमारे हरिशरण यही बड़े हैं, क्योंकि हमने अपनी जिंदगी में कभी भी इस तरह का मतलब हमने मतलब नेत्रहीन शब्द तो सुना ही नहीं था। देखने की तो बात ही दूसरी थी कि ऐसे भी होते हैं। तो जब इनका जन्म हुआ तो हमको बिल्कुल भी आभास नहीं हुआ। जो भी हमारे परिजन वहां पर बैठे हुए थे वो कोई नहीं जान पाया, जितनी लेडीजें थी। सुबह ही 5-6 बजे करीब एक हमारी भाभी आई, उन्होंने देखा और कहा कि दीदी थोड़ा ये दिखाइए बच्चे को। तो उन्होंने देखा और उन्होंने फट टोका हमको कि ये खेल तो रहा है लेकिन देख नहीं रहा है। जो इतना उनका कहना था कि हमारा एकदम लगा कि भगवान क्या हो गया, और इतना कह करके वो चली गई। अब हम भगवान का ही सुमिरन करने लगे कि भगवान क्या हो गया ये। फिर हमारी माँ आई, हमने उनसे बताया, हमने कहा भाभी आई हैं, ऐसा ऐसा बोली। तो बोले अरे नहीं ऐसा कुछ नहीं है, वो मोटा है इस वजह से उसकी आँख छोटी दिख रही है। तो हाँ बंद है, खुल जाएगी, कोई दिक्कत नहीं है। लेकिन अब हमारा मन नहीं माना। हमने कहा नहीं ऐसा नहीं है। तो बोले अच्छा उठाओ। हमने इसको गोद में लिया और आँख खोला तो देखे तो एकदम से आँख से छूट गया। हो गया क्या माहौल एकदम गमगीन ही कहना चाहिए। बिल्कुल पहले बच्चे हाँ कि मतलब ये क्या हो गया हमारे साथ। हमने कभी सोचा भी नहीं था कि ऐसा भी होता है। तो बस वही थोड़ा सा वो हुआ, पूरा घर का माहौल एकदम रोना पिटना ये वो सब होने लगा। फिर हमारी एक चाची थी, वो तुरंत हॉस्पिटल लेके गई। वहाँ डॉक्टर ने जब देखा तो उन्होंने देखा तो मना कर दिया कि ऐसा मतलब जो बाई बर्थ होते हैं तो बोले आईवास वगैरह है ही नहीं है कुछ भी, तो इसमें तो कुछ नहीं किया जा सकता है। ये जन्म के कितने दिन बाद की घटना है जब आपको जानकारी? नहीं जन्म इनका 3 बजे होता है और हम लोग 6-7 बजे ये चीज जान पाते हैं। अच्छा। तुरंत की ही बात थी। अच्छा। फिर इनको तुरंत हमारी चाची हॉस्पिटल लेके गई, वहाँ वो देखा डॉक्टर ने तो फिर हो गया। घर का माहौल ही पूरा बदल गया, रोना पिटना ये सब, क्या पता नहीं क्या भगवान ने ये किया। हो गया फिर चलो अब जो भगवान ने दिया है गॉड गिफ्ट उसको स्वीकार किया। लेकिन हाँ इनको पालने पोसने में ये है कि हमारे माता पिता का बहुत बड़ा हाथ था, बहुत उन्होंने किया। फिर 1 साल बाद रघुवीर का जन्म हुआ। 1 वर्ष छोटे? हाँ 1 वर्ष के छोटे हैं। इनका ये तो घर में हुए, लेकिन रघुवीर थे तो हॉस्पिटल में हुए। उस समय निशा अग्रवाल थी। अच्छा। लेडी डॉक्टर। तो वो जब एडमिट हुए तो उन्होंने कहा कि जब आपके 2 बच्चे हैं तो फिर आप क्यों घबरा रही हैं। फिर हमने पूरा उनको ये बताया कि हमारे साथ में ऐसे ऐसी घटना घट चुकी है, इसलिए हमको डर लग रहा है। तो उन्होंने कहा नहीं ऐसा कुछ नहीं होता है, जरूरी नहीं है कि एक ऐसा हो गया तो ये भी ठीक है। ये 1-1:30 बजे करीब इनका जन्म हुआ रात में। और वो डॉक्टर जो थी तो अपने रूम में थी। जैसे ही इनका जन्म हुआ पूरे उसमें वहां सन्नाटा मच गया। नर्स वगैरह एकदम शांत हो गई। हमने कहा क्या बात है भैया हुआ और बताया नहीं रही हो कोई भी। और वो डॉक्टर को बताया गया, डॉक्टर समझ लीजिए कि हमारे पास सवेरे तक नहीं आई हमारे दुख के। इतना उनको दुख लगा कि वो सुबह तक नहीं आई। सुबह आई हैं 7 बजे। तब उन्होंने कहा कि हो गया आपको। हमने कहा हाँ मैडम हो तो गया, लेकिन कोई हमको कुछ बता नहीं रहा है कि। बोले नहीं आपको बेटा हुआ है, आप कैसी बात कर रही हैं। तो हमने कहा नहीं बेटा तो हुआ है, लेकिन कैसा हुआ ये कोई नहीं बता रहा। फिर हो गया, हमारे छोटे भाई थे वहां पर, और तो विशेष हमारा कोई था नहीं। माँ थी घर में, भाई थे हमारे साथ में, और एक बाई थी खाना वाना बनाती थी।
जब उसको पता चला तो हो गया, घर गए, घर में फिर वही हुआ, क्या हुआ, बोले हरी के भाई हुआ ऐसा ऐसा, फिर वही माहौल हो गया। क्या करते, अब इस चीज का तो अंदाजा आप खुद लगा सकती हैं कि क्या हमारे ऊपर बीती होगी। और कैसे हमको लगे कि भगवान हम कैसे इनका पालन पोषण करेंगे, कैसे क्या करेंगे। जॉब भी करते थे, समझ में नहीं आ रहा था, दोनों को पालना इतना कठिन हो गया था कि हमारे, लेकिन ये है कि माता पिता ने हमारे बहुत सहारा दिया। हम तो स्कूल चले जाते थे, रहते इन्हीं लोगों के बीच में थे, हो गया इसी तरह से लेकिन कठिन समय था वो कि हम इनको कैसे पाल पोस करके बड़ा कर पाएंगे, पर हो गया। कुछ भगवान ने ऐसी शक्ति दी और हमारे माता पिता का इतना बड़ा सपोर्ट मिला हमको, तो जिसके कारण आज हम इतना मतलब कर सके। अकेले होते तो शायद हार जाते अपनी जिंदगी से, बिल्कुल। लेकिन ये था कि बहुत बड़ा वो था। और बाकी समय कैसा बीता होगा वो आप खुद अंदाज लगा सकती हैं कि दो बच्चों को पालना एक माँ के लिए क्या कैसा है। इसके बिल्कुल विपरीत जब रघुवीर भैया उस पे गए महुआ चैनल पे, रघुवीर दादा के जब महुआ चैनल पे चयन हुआ तो आपको उस समय कैसा लगा? हम लोगों को तो विश्वास ही नहीं था। हालांकि ये जब चैनल में जाना चाहते थे ऑडिशन देने के लिए जी, तो उस समय की कंडीशन हम लोगों की कुछ अच्छी नहीं थी, तो बहुत मुश्किल में ये हुआ कि ठीक है भाई जाओ। लेकिन जब वहाँ सिलेक्शन हो गया तो हम लोगों को बहुत दिन तक विश्वास ही नहीं हुआ। जब वहाँ से कॉल आया कि आपको इस दिन वहाँ पहुँचना है, तब हम लोगों को विश्वास हुआ कि हाँ सही में। लेकिन सबसे बड़ा दुख ये रहा कि इनके जो नाना थे, मतलब 24 अप्रैल को वो खत्म होते हैं और इनका जून में सिलेक्शन हो जाता है। ये सबसे बड़ा दुख वाला क्षण था कि मतलब उन्होंने नहीं देखा, जिन्होंने इनको इस लायक बनाया तो वो नहीं देख पाए। इस चीज का हम लोगों को हमेशा दुख रहा। और पापा का तो सवाल ही नहीं उठता है, वो तो एक में ही खत्म हो गए थे, तो उनका तो सवाल ही नहीं उठता है कि वो, लेकिन दो व्यक्तियों का न रहना और ये सफलता को न देख पाना बहुत दुखदायी है। कहीं ना कहीं वो एक रह जाता है कि सबसे अधिक संघर्ष उन्होंने किया। और जी वही चीज है कि बाकी जब आप इनका लालन पालन कर रही थी तो कैसे अनुभव रहे आपके? अनुभव तो बहुत कठिनाई वाले थे, बहुत ही ज्यादा कठिनाई से हमने किया। इनको सिखाया होगा आपने इनको चलना, उठना, बैठना, खाना, ये सारी चीजें अपने आप करते हैं तो कैसे ये सब? हाँ, चलने का तो कई बार ये लोग चलते थे, चलाते थे, और कभी कभी अपने आप चल देते थे तो भटक जाते थे, तो कहीं दरवाजा लग जाए, कहीं कुछ लग जाए, इस तरह से। फिर ये था कि अपने आप इन लोगों को अनुभव हुआ, जैसे चलते रहे कि अब दाएं साइड जाना है, बाएं साइड जाना है, ये यहाँ दरवाजा है, यहाँ टोकते थे पहले, लेकिन बाद में धीरे धीरे ये अपने आप, मतलब 3-4 साल के थे तब ये दोनों हाथ पकड़ के हमारे स्कूल तक पहुंच जाते थे। अरे वाह। हाँ, और जबकि यहाँ से जैसे हमारा मेन रोड, ये दोनों जब पहुंच जाते थे तो सब लोग वहां के, मैडम जी देखिए आपके बच्चे आ गए। हमको लगे भगवान ये कैसे आ गए, गाड़ी है, साइकिल है, सब बाहर निकल रहे हैं और ये दोनों हाथ पकड़ के पहुंच जाते थे। फिर ये लगा कि चलो इनको अनुभव हो गया अपने आप। गिरे भटके तो बहुत, सिर में लगे, कहीं कहीं लगे, लेकिन धीरे धीरे इनको अनुभव हो गया कि अब मतलब ये हो गया अभ्यास कि यहाँ से मुड़ेंगे इतने कदम पे, ये अब ये चाहे ये कदम के उससे चलते हो आज भी, चाहे कदम के उससे अंदाज होता हो इनको या जैसा भी हो, ये तो हाँ, ये वही जाने, और ऊपर वाला समझाने वाला जो तीसरा नेत्र दिया है जिसके माध्यम से ये समझ पा रहे हैं।
वो तो हम लोगों को दुख लगता है ना, अरे कहीं लग ना जाए, कहीं लग ना जाए, इस तरह से। लेकिन हो गया, आज इस लायक हो गए हैं कि कम से कम कहीं भी जाना है, आना है, एक नाम है। हाँ, एक वो हो गया, हो गया। जो तपस्या हुई तो वो सक्सेस हो गई, यही बहुत बड़ी बात है। अब यह है कि निश्चिंत है कि अपने हाथ पैर के हैं, अपना कर रहे हैं, अपना खुद का कर रहे हैं, किसी के आश्रित नहीं है कि कोई करे इनका। अपना कमाना, अपना वो करना अच्छा लगता है कि चलो हम आज हैं, कल नहीं रहेंगे, तो कम से कम इतने सक्षम तो हो गए हैं कि ये अपना कमा खा सकते हैं। ये जरूर है। दुख तो अब खैर ये तो जिंदगी भर का है, कोई वही नहीं है, पर दोनों पक्ष होते हैं। जब कुछ कमी होती है तो कुछ तो भगवान देता है, हाँ, एक तरफ से छीना है तो एक तरफ से दिया है। बस यही है कि थोड़ा कसक रह जाती कि ना रहने के बाद क्या होगा। ये है, करने वाला ऊपर है, ऊपर वाला है जो करेगा वो सब ठीक करेगा। हो गया, खुद इतने समझदार हो गए हैं तो अपना अच्छा ही करेंगे। हो गया, और तो दुख का कहीं अंत नहीं होता है। हो गया। कितने वर्ष के थे जब इनके पिताजी? ये लोग 6-7 साल के थे। ये लोग बनारस में पढ़ते थे। अच्छा। हाँ, ये दोनों बनारस में थे। हरि तो आ गया था उनकी तबीयत खराब होने पे, और ये तो देख भी नहीं पाया था। अच्छा। हाँ, जब आए हैं ये तो कोमा पे हो गए थे और नहीं बात कर नहीं पाए थे। वो पता अचानक क्या बुखार आते आते एकदम से माइंड में बुखार हो गई, क्या हो गया हम खुद भी नहीं समझ पाए। बस वही स्कूल घर, वही स्कूल घर, न कभी बात नहीं की, तो कुछ समझ नहीं पाए। बुखार आती थी, उसी दौरान में ब्रेन में हो गया होगा, तो हो गया। अचानक हॉस्पिटल ले गए, बहुत सीरियस हो गए थे, लेकिन ये उम्मीद नहीं थी कि इतनी जल्दी साथ छूट जाएगा। पर हो गया, 2 दिन के एडमिट होने पर सब कुछ बिखर गया। 4-5 बच्चों को आपने अकेले ही? हाँ, सबसे बड़ी बेटी है जी। हाँ, जिसकी उसकी यहीं पर लोकल ही शादी हुई है। उसकी शादी करने लायक भी हम लोग नहीं थे, क्योंकि परिस्थितियां हमारी बहुत ही ज़्यादा विपरीत थी। कितनी कठिनाइयों से हमने इन लोगों को पाला पोसा, इन लोगों का वो किया। वो तो हमारे पिताजी थे जो हमारी लड़की की शादी किया उन्होंने, और हमारे भाई लोगों ने, सब लोगों ने मिलकर किया। हर कदम पे सही? हाँ, हर कदम में हमारे मायके वाले ही खड़े रहे। भाइयों ने हमारे बहुत किया। एक भाई बोदाबाग में रहते हैं, उन्होंने तो बहुत ही किया कि शायद उनका तो हम कर्ज भी नहीं उतार सकते हैं। और पिताजी तो थे ही, तो शादी भी फिर उन्हीं लोगों ने किया धूमधाम। किसी तरह से ये था कि निपट गई, बस हो गया। इतने अच्छा तो नहीं कर पाए, लेकिन ठीक है, उन लोगों के सहयोग से जो भी हुआ, आज अपने घर में ठीक है, हो गया। काफी अच्छा लगा आपसे वार्ता करके। हमको भी बहुत अच्छा लगा कि आपने अपना अमूल्य समय हमारे साथ में बिताया। हमको भी बहुत अच्छा लगा, और आपको बहुत बहुत धन्यवाद। तो मित्रों, मिलते हैं एक नवीन एपिसोड में आरंभ अनुष्ठान के। उससे पूर्व मैं बताना चाहूंगी, ये हमारा विशेष एपिसोड है जो 15 दिन में एक विशेष उद्देश्य को लेकर चल रहा है, जिसमें हम तमाम क्षेत्रों से उन मूर्धन्य रचनाकारों, कलाकारों एवं जो अपने क्षेत्र में अग्रणी रूप से अपनी भूमिका अदा कर रहे हैं, उनको ला रहे हैं। तो मिलते हैं एक नवीन एपिसोड के साथ। तब तक के लिए आपसे लेती हूँ विदा। नमस्कार, शुभ संध्या, जय सिया राम। अरे सोची सोची जिया अरे सोची सोची जिया अरे काहे घबराता दरोगा जी हो। 4 दिन से पियवा बना पता दरोगा जी हो। 4 दिन से पियवा बना पता
नजरिया कतई बलम आवे ले नजरिया कितनो लगावा तानी कितनो लगावा तानी लगत नहीं के पता दरोगा चार दिन से पियवा बन पता दरोगा जी हो 4 दिन से पियवा